नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। मैं श्रीमती किरण गजभिये, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मी मंडी भोपाल से हूँ और आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास का कक्षा 12वीं का अध्याय 11 और चैप्टर का नाम है विद्रोही और राज। ये 1857 का जो विद्रोह है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इसमें आप देखिए, ये जो चित्र है इसमें अंग्रेज दिखाई दे रहे हैं और ये किस तरह से जो जनता है उस पर अत्याचार कर रहे हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि क्रांति कब हुई थी। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था और जो शुरुआत थी वो हुई थी पैदल सैनिकों से। पैदल सैनिकों के बाद फिर घुड़सवार जो फौज थी उसमें, उसके बाद फिर शहर में फैलनी शुरू हुई। विद्रोह की खबर एक शहर से दूसरी शहर तक पहुंचती गई और देहात के लोग भी जो थे वो सैनिकों के साथ में जुड़ते गए और इस आंदोलन में सभी लोगों का समर्थन मिल रहा था, इसलिए यह एक बड़ा जन आंदोलन बन गया था। कुछ जो सिपाही थे वो दूसरे दिन अगली सुबह मतलब 11 मई 1857 को मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को के यहाँ लाल किले में पहुंच गए और दिल्ली में सिपाहियों का जो जत्था था वो पहुंचा और उन्होंने अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर के पास जाकर अपनी जो कठिनाई थी वो बताई कि हम लोग जो है वो सिपाहियों को ब्रिटिश सिपाहियों को मार कर आ रहे हैं और उन्होंने ये भी नहीं देखा कि ये जो मुगल बादशाह हैं और उनके यहाँ जबरन में घुस गए। उनको जाकर अपनी समस्या बताई कि जो ब्रिटिश लोग हैं वो सूअर और गाय की चर्बी से बने जो कारतूस है उसको अपने मुंह से खींचने के लिए हम लोगों को मजबूर कर रहे हैं, जिससे हमारा धर्म जो है वो भ्रष्ट हो रहा है। मुगल बादशाह को भारत का जो था अपना नेता चुना और भारत का सम्राट घोषित किया। इस तरह से ये विद्रोह ने वैधता हासिल कर ली थी, क्योंकि ये उसके लिए नेतृत्व की भी आवश्यकता होती है विद्रोह के लिए। तो विद्रोह का जो मुख्य केंद्र था वो सरकारी इमारतों पर हमला था और किसानों के भी विद्रोह में शामिल हो जाने के बाद अमीर भी विद्रोहियों के निशाने पर आ गए थे, क्योंकि जो अमीर लोग थे वो भी जनता का शोषण करते थे और लखनऊ, कानपुर और बरेली ये तीनों शहरों में अमीरों ने घर बार लूटना प्रारंभ कर दिया था। अब इसमें आपको ये मानचित्र दिखाई दे रहा है। मानचित्र में आप भारतीय उपमहाद्वीप का ये मानचित्र है। इसमें आप देखेंगे अवध, लखनऊ, कानपुर ये सब चीजें अपने को मालूम होनी चाहिए कि कहाँ थी, क्योंकि यहीं पर ज्यादा जो है विद्रोह हुआ था उत्तर भारत में। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे विद्रोह का डरना। जैसे जैसे विद्रोह की खबर फैलती गई वैसे वैसे सिपाही जो है वो हथियार उठाते गए। विद्रोह जो था, यदि हम उनको सिलसिलेवार देखें तो एक के बाद एक जो थी वो फैलती गई थी। विद्रोह की खबर जो थी वो एक शहर से दूसरे शहर में फैलती थी और हर छावनी में विद्रोह का जो घटनाक्रम था वो लगभग एक जैसा ही था। अब हम देखेंगे कि सैन्य विद्रोह कैसे शुरू हुआ। इसमें देखिए आप, सिपाहियों ने किसी न किसी विशेष संकेत के साथ अपनी कार्यवाही शुरू की। कई जगह शाम के समय तोप का गोला दागा गया तो कहीं बिगुल बजाकर विद्रोह का संकेत दिया गया।
सबसे पहले इन्होंने शस्त्रागार पर कब्जा किया। अब ये बच्चों देखिए कि ये शस्त्रागार क्या होता है। शस्त्रागार यानी जहां पर कि शस्त्र रखे जाते हैं, गोला बारूद रखने का जो स्थान होता है वह शस्त्रागार कहलाता है। इसके बाद में सरकारी खजाने लूटे गए, टेलीग्राफ की जो लाइनें थी वो तोड़ दी गई, रिकॉर्ड रूम जला दिए गए, बंगलों को तोड़ा गया, सरकारी जो इमारतें थी उस पर भी हमला किया गया। इस तरह से जो थे विद्रोही जो थे वो हर चीज का सफाया करते हुए जा रहे थे और विद्रोह में आम लोग भी जो थे वो शामिल हो गए थे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों संचार के माध्यम। संचार का जो माध्यम था वो बहुत ही अच्छा समन्वित व्यवस्थित ढंग से था और अलग अलग जगह विद्रोह हुआ, लेकिन जो था वो इनकी जो समानता जो थी वो बहुत अच्छी थी, समन्वय जो था बहुत अच्छा था, इनकी योजना जो थी वो अच्छी थी। क्योंकि विद्रोह, एक हम घटना बताते हैं कि विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस कैप्टन हेरसे की सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सिपाहियों पर था। अंग्रेजों को मारा जा रहा था, ऐसे में हेरसे को भी मारना था, गिरफ्तार करना था, लेकिन ना उन्हें मारा जा सकता था, मारा गया ना गिरफ्तार किया गया। इस मसले को हल करने के लिए देशी अफसरों की एक पंचायत बुलाई गई। इससे पता चलता है कि पंचायतें होती थी और संचार व्यवस्था भी अच्छी थी। तभी तो सभी जो अफसर थे उनको इन्फॉर्म किया जा रहा था। ये जो पंचायतें थी ये कानपुर के सिपाही लाइनों में जुड़ती थी। कानपुर में देशी अफसरों की पंचायतें सिपाही लाइनों में जुड़ते थे। अब बच्चों ये देखिए कि सिपाही लाइन यानी मतलब ऐसा नहीं कि क्यों नहीं है, ये एक सिपाही लाइन जैसे सिविल लाइन है, पुलिस लाइन है, जहां पर ये सिपाही रहते थे, उसके रहने का जो स्थान है वह कहलाता था सिपाही लाइन। और इनमें कुछ ना कुछ जो फैसले जो है वो जरूर लिए जा रहे थे। इनमें जो ये सिपाही लाइनों में ज्यादातर सभी एक ही जाति के जो लोग थे रहते थे और उनकी जीवन शैली भी एक जैसी थी। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि कुछ ना कुछ भविष्य के बारे में फैसले ले रहे होंगे, कुछ ना कुछ इनकी विचार विमर्श चलता रहता होगा। और ये सैनिक विद्रोह के जो कर्ता धर्ता थे वो खुद ही थे। सैनिक जो थे वो विद्रोह के कर्ता धर्ता खुद ही थे। अब इसके बाद देखिए कि 1857 के आंदोलन के नेता और अनुयायी। आपको मालूम बच्चों कि कोई भी यदि संग्राम होना है तो उसमें नेतृत्व का होना बहुत जरूरी था। तो अंग्रेजों से लड़ने के लिए भी नेतृत्व जरूरी था। अब जनता ने क्या किया कि वो अपने नेता किसको बनाया, इसलिए उन्होंने विद्रोहियों ने उनके यहाँ शरण ली जाके, जो कि अंग्रेजों से पहले नेताओं की भूमिका निभाते थे। जैसे कुछ जो स्थानीय नेता थे, किसान, जमींदार, आदिवासियों को भी विद्रोह के लिए उकसा रहे थे। और जो शाहमल थे, शाहमल ने उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना के गांव वालों को संगठित किया। और गोनू एक नेता थे, आदिवासियों के नेता थे, उन्होंने भी आदिवासियों को इकट्ठा किया, संगठित किया। इनमें पहले देखिए बहादुर शाह जफर, आपको चित्र भी दिखाया जा रहा है। ये जो थे भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे और उर्दू के शायर थे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया था। इसके बाद देखिए दूसरे नेता है नाना साहब। नाना साहब जो थे वो स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण नेता थे और ये बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। लॉर्ड डलहौजी ने इन्हें पेंशन देने से मना कर दिया था, इसलिए ये क्रांति में सम्मिलित हो गए थे और इन्होंने कानपुर से क्रांति का नेतृत्व किया था। इसके बाद ये रानी लक्ष्मीबाई का चित्र है बच्चों। देखिए ये रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप लोगों ने सभी ने पढ़ा भी होगा और पूर्व में इसका चित्र भी देखे होंगे। तो जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो झांसी के शासक गंगाधर राव की पत्नी थी और इन्होंने झांसी से क्रांति का नेतृत्व किया था और इन्होंने 29 साल की उम्र में अंग्रेज सेना से युद्ध किया था। इसके बाद देखिए बच्चों कुंवर सिंह जो थे ये आरा, जो कि बिहार में है, इन्होंने वहां से क्रांति का नेतृत्व किया और इन्होंने 80 वर्ष की उम्र में इस संग्राम में
भाग लिया था। जिस उम्र में जो व्यक्ति हैं 80 वर्ष की उम्र में, आप सोच सकते हैं बच्चों की इतनी उम्र में भी इन्होंने बहुत ही सतर्कता से इस संग्राम में भाग लिया था। इसके बाद अगला पॉइंट है बच्चों वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह जो थे ये अवध के नवाब थे और ये जनता के लिए बहुत ही लोकप्रिय थे। उन्होंने अवध से क्रांति का नेतृत्व किया था। और बिरजिस्कन ये वाजिद अली शाह के पुत्र थे और जो अंग्रेज थे उन्होंने इनको वो देने से मना कर दिया था, इसलिए इन्होंने लखनऊ से क्रांति का नेतृत्व किया था। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे अफवाहें और भविष्यवाणी। अब आपको मालूम है बच्चों कि अपने यहाँ देश में अफवाहें जो बहुत तेजी से फैलती है। ब्रिटिश शासन के खिलाफ अफवाहें फैलने लगी थी और एक अफवाह ये थी कि प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में हुआ था, तो 1757 के 100 साल के बाद 1857 को जो देश है वो अंग्रेजी राज्य से स्वतंत्र हो जाएगा। और दूसरी अफवाह ये थी कि गाय और सूअर की चर्बी का लेप जो है वो कारतूस में लगाया जा रहा है। और तीसरी अफवाह थी चपाती बांटने की अफवाह। चपाती मतलब एक कुछ व्यक्ति जो थे वो गांव के जो सिपाही होता था उसको लाकर चपाती दे देते थे और उसको कहते थे कि तुम और गांव में जाके चपातियां बांटो। तो इस तरह से था कि कुछ ना कुछ तो अंदर घटनाक्रम चल रहा था। इसके अलावा एक और अफवाह थी कि आटे में सूअर और गाय की हड्डियों का चूरा मिलाया जा रहा था। ये अफवाह इसलिए फैलाई जा रही थी कि जो ब्रिटिश थे वो भारतीयों को ईसाई बनाना चाहते थे। तो इस तरह से जो अफवाहें थी वो फैल रही थी। अब बच्चों ये जो चर्बी वाली कारतूस की जो अफवाह थी वो आई कहाँ से, उसके लिए भी एक कहानी थी कि एक ब्राह्मण सिपाही थे, उन्होंने नीची जाति के सिपाही से पानी मांगा तो ब्राह्मण ने मना कर दिया है कि यदि मैं तुम्हें पानी देता हूँ तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो नीची जाति के जो सिपाही था उसने कहा कि आने वाले समय में तो तुम्हारा वैसे ही धर्म भ्रष्ट होने जा रहा है, क्योंकि तुम्हें गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूस को मुंह से खींचना पड़ेगा, तो तुम्हारा धर्म तो वैसे ही नष्ट हो जाएगा। इस तरह से ये जो अफवाह थी वो फैलती जा रही थी। अब जो था कि अगला पॉइंट है कि लोग अफवाहों में विश्वास क्यों कर रहे थे। लोगों के जहन में डर जो था, संदेह जो था, वो मूल कारण था विश्वास करने का। और अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय स्थापित कर दिए गए थे। सती प्रथा को खत्म करने के लिए 1829 में कानून बनाया था और हिंदू विधवा विवाह को वैधता देने के लिए भी एक कानून बनाया गया था। तो शासकीय जो दुर्बलता थी और दत्तकता को अवैध घोषित कर झांसी, सतारा जैसी रियासतों को अपने कब्जे में ले लिया था। वहां अपनी व्यवस्था, कानून, भूमि विवाद के निपटारे की जो पद्धति थी वो लागू कर देते थे, है ना। जो ब्रिटिश थे वो अपनी पूरी व्यवस्था थे वो लागू कर देते थे। तो लोगों को ये लगता था कि ये जो अंग्रेजी प्रणाली है ये हृदयहीन है, पराई है और दमनकारी है। और इस तरह से ये लोग जो थे इस सब कारणों से अफवाह में विश्वास कर रहे थे। अगला पॉइंट है बच्चों कि अवध में विद्रोह। 1801 में अवध में सहायक संधि की योजना जो थी वो लागू कर दी थी। अब हम बताएंगे आपको बच्चों कि सहायक संधि क्या होती है। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा तैयार की गई यह व्यवस्था थी और अंग्रेजों के साथ यह संधि करने वालों को कुछ शर्तें माननी पड़ती थी। अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे, पहली शर्त ये थी। दूसरी शर्त ये थी कि सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। और इसके बाद तीसरा जो शर्त थी ये थी कि सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ी के रख रखाव की व्यवस्था करनी पड़ेगी।
फिर चौथी जो संधि की शर्त थी वो ये थी कि सहयोगी पक्ष ना तो किसी और शासक के साथ संधि कर सकेगा और न ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना युद्ध में हिस्सा ले सकेगा, है ना। तो ये थी सहायक संधि जो कि अंग्रेजों द्वारा अवध में थोप दी गई थी। इसके बाद में सेकंड पॉइंट है बच्चों 1851 में लॉर्ड डलहौजी का बयान। उन्होंने क्या बयान दिया था 1851 में कि ये चेरी फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। तो जो अवध था उसको उन्होंने चेरी फल कहा और ये कहा कि ये जो चेरी फल है ये हमारे मुंह में एक दिन आकर गिरेगा। फिर 1856 में अवध का अधिग्रहण कर लिया गया था। 1856 में अवध का अधिग्रहण कर लिया गया था। इसका कारण ये था बच्चों कि जो अवध की जो जमीन थी वो नील और कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी थी, इसलिए अंग्रेजों को इसमें बहुत ज्यादा रुचि थी। 1856 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध पर कब्जा करना और इससे इन इलाकों के जो रियासत थे, जो लोग थे, उनमें बहुत ज्यादा असंतोष था। अवध में लोगों को बहुत गुस्सा था और नवाब को यह कहकर हटाया गया था कि वह अच्छा शासन नहीं चला रहे थे। नवाब कौन थे बच्चों वहां के? जो वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह को यह कहकर हटाया गया था कि वह अच्छा शासन नहीं चला रहे थे। नवाब जो थे जबकि बहुत लोकप्रिय थे, कि आपको इससे पता चल जाएगा कि जो नवाब जो थे वो गए थे तो लोग उनके साथ लखनऊ से कानपुर तक विलाप करते हुए उनके साथ गए थे। उनके साथ इतना उनको बिछोड़ने का इतना ज्यादा दुख था, है ना। तो इसके बाद में हम देखेंगे अगला पॉइंट, देह से जान जा चुकी थी। जो वाजिद अली शाह थे उनको कलकत्ता निष्कासित किया गया था, तो इससे जनता बहुत दुखी थी और उनको अपमान का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ा था। तो अंग्रेजों के आने से जो था वो सब कुछ बिखर गया था। 1856 में एक मुश्त बंदोबस्त में ताल्लुकदारों को उनकी जमीन से बेदखल किया गया। इसके बाद अगला पॉइंट है बच्चों फिरंगी राज का आना और एक दुनिया का खात्मा। अब जो फिरंगी जो आए थे उनके आने से सभी परेशान थे, सभी दुखी थे, चाहे वो किसान हो, सिपाही हो, ताल्लुकदार हो। तो अवध में जो विभिन्न प्रकार के कष्ट थे उन्होंने किसानों, सिपाहियों और ताल्लुकदारों को एक दूसरे के साथ में जोड़ दिया था और अंग्रेजों के आने से सब कुछ बिखर गया था। जो उनके पुराने जो रीति रिवाज थे, पुरानी जो उनकी परंपराएं थी, वो सब कुछ बिखर गया था और ताल्लुकदार भी लाचार हो गए थे। 1856 में एक मुश्त बंदोबस्त नाम से ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी। भू राजस्व व्यवस्था जो थी वो ब्रिटिश साम्राज्य ने लागू कर दी थी। एक तरह से नया टैक्स था ये, जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू कर दिया गया था। जो अंग्रेजों के आने के पहले ताल्लुकदार के पास अपने सिपाही होते थे, अपने किले होते थे। ये मतलब ताल्लुकदार क्या होते हैं बच्चों, जैसे सबसे ऊपर जो नवाब होते हैं, नवाब के नीचे ताल्लुकदार होते हैं। तो कुछ ताल्लुकदार जो होते थे वो बहुत उनके पास कम से कम 1200 पैदल सैनिक होते थे, उनके अपने किले होते थे, बहुत सारे उनके पास में जमीन होती थी। कुछ छोटे ताल्लुकदार होते थे उनके पास भी 200 पैदल सैनिक होते थे और ये जो ताल्लुकदार थे ये नवाबों को कुछ राजस्व चुकाकर आराम से रहते थे। तो अंग्रेजों ने ताल्लुकदारों की जो सेना थी उसको भंग कर दी और किसानों से मनमाना राजस्व वसूल किया जाने लगा। 1856 में एक मुश्त बंदोबस्त में ताल्लुकदारों को उनकी जमीन से बेदखल किया जाने लगा। अंग्रेजों के आने के पहले ताल्लुकदारों के पास में 67% गांव थे। एक मुश्त बंदोबस्त के लागू होने के बाद यह घटकर 38% रह गए और ब्रिटिश भू राजस्व अधिकारियों का मानना था कि ताल्लुकदारों को हटाकर वे जमीन असली मालिकों के हाथ में सौंप देंगे
जिससे किसानों के शोषण में कमी आएगी और राजस्व वसूली में इजाफा होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। टैक्स तो बढ़ा लेकिन शोषण में कमी नहीं आई। तालुकदारों के द्वारा भी किसानों का शोषण किया जाता था, लेकिन जो तालुकदार थे वो जरूरत पड़ने पर इनकी मदद भी करते थे। लेकिन अंग्रेजों से तो ऐसी उनको अपेक्षा नहीं थी और इसलिए उन्होंने बुरे जो अंग्रेज थे उनको किसानों की वो कोई मदद नहीं करते थे। लेकिन बहुत से तालुकदार जो अवध के नवाब में निष्ठा रखते थे वो लखनऊ जाकर बेगम हजरत महल जो नवाब की पत्नी थी उनके खेमे में शामिल हो गए और किसानों का असंतोष जो था वो सैनिकों तक जा पहुंचा। क्योंकि बच्चों ये जो सैनिक होते थे वो गांव के ही होते थे, गांव में से ही सेना में भर्ती हुए थे और सैनिक जो थे वो भी असंतोष थे। उनको भी बहुत ज़्यादा असंतोष था क्योंकि बहुत उनको कम वेतन दिया जाता था और वक्त पर उनको छुट्टी भी नहीं मिलती थी। छुट्टी न मिलने से भी परेशान रहते थे। 1820 के दशक में बच्चों जो अंग्रेज अफसर थे उनको सिपाहियों के जो रिश्ते थे वो बहुत अच्छे दोस्ताना थे। ये साथ में रहते थे, मौज मस्ती करते थे, तलवारबाजी करते थे, मल्ल युद्ध करते थे, शिकार करते थे और कुछ जो अंग्रेज थे वो थोड़ा बहुत हिंदुस्तानी बोलना भी सीखने लगे थे। लेकिन 1840 के दशक तक माहौल जो था वो अब बदलने लगा था। अंग्रेज जो थे अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगे थे और भारतीयों को बहुत ज़्यादा गाली गलौज करते थे, नीचा दिखाते थे, उन पर संदेह करते थे, है ना। संदेह करने लगे थे। तो इसमें आपने देखा बच्चों कि क्रांति जो थी पुनरावृत्ति में फिर करवा रही हूँ। क्रांति कब हुई, विद्रोह कैसे शुरू हुआ और संचार के माध्यम क्या थे, 1857 के आंदोलन के नेता और अनुयायी और अफवाहें किस तरह से फैली थी, अफवाहें और जो भविष्यवाणी थी वो क्या की गई थी, अवध में विद्रोह किस तरह से हुआ और सहायक संधि के बारे में भी हमने पढ़ा था। अब इसमें देखिए बच्चों कि कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला तो यही है, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। फिर से बच्चों एक बार और रिपीट कर रही हूँ मैं, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आपको ये प्रश्न जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। दूसरा प्रश्न है बच्चों कि सहायक संधि को समझाइए। बहुत छोटा प्रश्न है, इसमें से ये भी आ सकता है, परीक्षा उपयोगी है। और तीसरा जो प्रश्न है, अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था। तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से मिल जाएंगे और इनको आप, मुझे उम्मीद है कि आपको इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से ये भाग जो है, वीडियो का ये भाग अभी यही समाप्त होता है और अगले भाग में हम आपको इन प्रश्नों के जो संभावित उत्तर है वो भी हम बताएंगे आपको। आप भी इसको कोशिश करिएगा और इस वीडियो को आप कम से कम 3-4 बार देखिए और इस पे नोट्स बनाइए। इनके प्रश्नों के उत्तर को आप आसानी से याद कर पाएंगे और इस तरह से ये भाग समाप्त होता है। धन्यवाद। किशोरावस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।